Good morning, everyone. In the previous lecture, we understood the two adjustments. Adjustment number one is of a closing stock. Adjustment number one is of closing stock, in which I said, right? In which I said, closing stock is not expense, but it is asset. We will remove it from the expense. We will add it in the asset. Closing stock को हम एक्सपेंस से निकालेंगे, मतलब वी विल क्रेडिट इट टू ट्रेडिंग अकाउंट. हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. हम उसको कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे क्रेडिट करेंगे एंड वी विल ऐड इन द असेट. वी विल ऐड इट इन द असेट. ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. हम ट्रेडिंग को क्रेडिट कर रहे हैं, सो एक इफेक्ट क्रेडिट का होगा. एंड असेट में ऐड करना, डेबिट में ऐड करना मतलब डेबिट. सो यहाँ पे राइट, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, दिस इज डेबिट इफेक्ट. नेक्स्ट, on same line there is an adjustment of a prepaid expenses. Prepaid expenses are the assets and not the expense. These are the expenses of the next year, right, paid in the current year. Expenses of the next year paid in the current year. So it is not expense but the asset. एक्सपेंस से माइनस किया जाएगा, एक्सपेंस से माइनस किया जाएगा एंड असेट में ऐड किया जाएगा. एक्सपेंस से माइनस होगा, डेबिट से माइनस होगा, मतलब क्रेडिट हो रहा है. डेबिट से माइनस मतलब क्रेडिट, और असेट में ऐड होना मतलब डेबिट. दो इफेक्ट बराबर है. देन ठीक है. एग्जाम्पल, another example of prepaid expense. लिखो, ट्रायल बैलेंस एज ऑन. March 20, ठीक है. अकाउंट डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. ठीक है. अकाउंट इज एग्जाम्पल इंश्योरेंस. For year ended 30th September 20, rupees 20,000. Then printing and stationery, $16,000. Adjustment, one quarter amount of printing and stationery. Printing and stationery is to be carried forward. Is to be carried forward. Is to be carried forward to the next year. क्या लिखा है ध्यान देना. पहली तो बात है इंश्योरेंस. हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, बोलो ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 March 20. ध्यान देना, आर ईयर इज एंडिंग ऑन 31 March 20. और इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम रहेगा एक साल का, वो कब खत्म हो रहा है? 30th September 20. हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 March 20 को, एंड इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो खत्म हो रही है 30th September 20. मतलब मुझे बोलो पॉलिसी इस ईयर में खत्म होने वाली है या नेक्स्ट ईयर में खत्म हो रही है? ये करंट ईयर है आपका 1920.
हम 1920 का प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने वाली है, कौन से ईयर में खत्म होनी, 1920 या 2021, कौन से अकाउंटिंग ईयर में खत्म होने वाली है बोलो? इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म कब होने वाली है? व्हेन इट इज गोना एंड, 1920 या 2021? पॉलिसी विल एंड इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2021। हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप समझते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने पॉलिसी निकाली है, हमारा ईयर एंड होने जा रहा है 31 मार्च 20 को, और इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने वाली है, इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने वाली है 30 सितंबर 20 को। पॉलिसी खत्म होने वाली है 30 सितंबर 20 को, बराबर? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में कितने मंथ्स है, नेक्स्ट ईयर में कितने मंथ्स के बाद पॉलिसी खत्म होने वाली, बोलो कितने मंथ्स के बाद नेक्स्ट ईयर में पॉलिसी खत्म होने वाली है? यस एनीवन, बोलो। यस, आफ्टर 6 मंथ्स। तो मतलब जो आपने 20,000 पेड किए हैं, जो आपने 20,000 पेड किए, इट इज फॉर द ईयर, मतलब ये 12 मंथ्स के 20,000 हैज बीन पेड फॉर 12 मंथ्स, उसमें से 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के। सो जो नेक्स्ट ईयर का है वो असेट है, वो प्रीपेड है। सो देयरफॉर कैन आई से प्रीपेड इंश्योरेंस इज, prepaid insurance is total insurance paid 20,000 divided by 12. Why divided by 12? Because it is year, एक ईयर का है वो, उसमें से कितने मंथ्स नेक्स्ट ईयर में? 6 मंथ्स। कौन से 6 मंथ्स? अप्रैल 20 टू सितंबर 20, दैट इज 10,000। सो 10,000 इज प्रीपेड एक्सपेंस। सो ये जो 20,000 है, इसका बाइफर्गेशन है, इसमें से 10,000 असेट है और 10,000 एक्सपेंस है। 20,000 में से 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, 20,000 जो इस साल में पेड हुआ है, उसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर का वो असेट है, और जो बाकी 10,000 है वो इसी ईयर का है, वो एक्सपेंस है। ठीक है, देन दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग। मतलब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में जितना बेनिफिट है, कितने मंथ्स का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में, वो असेट है। सेकंड, सेकंड सेकंड कौन सा ध्यान देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या लिखा है? 1 क्वार्टर अमाउंट, 1 क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ द अमाउंट, 1 क्वार्टर मतलब 1/4 of the amount of the printing and stationery to be carried forward to the next year। मतलब जो 16,000 की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें से करंट ईयर का कितना है, 1920 का, एंड नेक्स्ट ईयर का कितना है, विच इज 2021, 1/4 नेक्स्ट ईयर का है। 1 क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब 3/4 करंट ईयर का। सिंपल, मतलब जो 20 कितनी 16,000 की स्टेशनरी है, उसमें से 1/4 4,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो 16,000 में से अगर 4,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना रहेगा, 12,000। जो करंट ईयर का है वो एक्सपेंस है, एंड जो नेक्स्ट ईयर का है वो असेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जो 20,000 की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड की है, सॉरी 20,000 का इंश्योरेंस है, उसमें से करंट ईयर का 10,000 आप बच रहा है, जो एक्सपेंस में रहेगा,
नेक्स्ट ईयर का 10,000 आ रहा है जो असेट में जाएगा। सिमिलरली ये जो 16,000 है, इसमें से करंट ईयर का 12,000 है जो एक्सपेंस में जाएगा, नेक्स्ट ईयर का 4,000 है जो असेट में जाएगा। तो आपको ढूंढना होगा कितना प्रीपेड है, कितना प्रीपेड है। जो नेक्स्ट ईयर का है वो असेट है, जो करंट ईयर का है उसका बेनिफिट खत्म हो चुका है तो वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे। आपको समझने के लिए, ट्रेडिंग एंड पी एंड बैलेंस शीट। ध्यान देना, ट्रेडिंग एंड पी एंड दिस इज बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान देना, ट्रेडिंग एंड पी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पी सपोज अपर पोर्शन इज ट्रेडिंग टू इंश्योरेंस, पी डेबिट में आएगा टू इंश्योरेंस। इनर कॉलम में कितने का इंश्योरेंस है आपके पास? 20,000 का इंश्योरेंस है इनर कॉलम में, इनर कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आइटम रहेगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रीपेड की एडजस्टमेंट क्या होगी? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एक्सपेंस बट असेट। एक्सपेंस है माइनस करके एसेट में लेके जाना है प्रीपेड। तो 10,000 जो प्रीपेड है, उसमें से 10,000 प्रीपेड है, मतलब 10,000 एक्सपेंस में रहेगा और असेट साइड पे जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। जब तक दो इफेक्ट नहीं दोगे एडजस्टमेंट को, तब तक बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं होगी। जब तक आज दो इफेक्ट नहीं दोगे बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं होगी। प्रिंटिंग में से लेस प्रीपेड 4,000 एक्सपेंस है, माइनस करो, मतलब 12,000 का एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट खत्म हुआ है। 4,000 नेक्स्ट ईयर का है प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यही दोनों आज जिसको हम असेट बोल रहे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रीपेड प्रिंटिंग को आज हम असेट बोल रहे हैं। हम कौन से ईयर में? 1920 में उसको असेट बोल रहे हैं, यही नेक्स्ट ईयर में उसको एक्सपेंस बोलेंगे। आज हम उसको असेट बोल रहे हैं, कल उसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस बोलेंगे। लिख लेना, मेक इट फास्ट। हम उसको नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक से लिखो, लिखो। लिखो, किसके डाउट्स तो पूछो यार पे।
किसी का डाउट से यहाँ पे? एनीवन हैज डाउट? यस और नो, जल्दी लिखो। अरे आपको यहां से यहां तक देखना है। आपको जब भी प्रीपेड ढूंढते हो ना, इस तारीख से इस तारीख तक ढूंढना है। कितने मंथ से? 6 मंथ्स। 31 मार्च से 30 सितंबर, 6 मंथ्स है। तो 20,000 एक साल का रहेगा, तो 6 मंथ्स का कितना? 10,000। सो 10,000 इज प्रीपेड। 10,000 इज प्रीपेड, ऐसे करना होता है, ठीक है। नहीं तो डायग्राम देखो, ये नेक्स्ट ईयर में कितने मंथ्स, ये आपका ईयर खत्म हुआ, ये 18-19 खत्म हुआ, इसमें 18-19 खत्म हुआ 31 मार्च को। आपका पॉलिसी खत्म हो रही है 30 सितंबर को। पॉलिसी खत्म हो रही है 30 सितंबर को। तो कितने मंथ्स के बाद पॉलिसी खत्म होने रही, कितने मंथ्स नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं? नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 1920। सो 1920 में कितने मंथ्स आ रहे हैं आपके राइट? 6 मंथ्स आ रहे हैं। तो 12 मंथ्स में से 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के, 6 मंथ्स करंट ईयर के। जो करंट ईयर का है वो एक्सपेंस रहेगा, जो नेक्स्ट ईयर का है वो असेट रहेगा, प्रीपेड रहेगा। आगे नेक्स्ट, करें स्टार्ट आगे? यस, नेक्स्ट। सो हमने 2 एडजस्टमेंट्स लिखे। एडजस्टमेंट फर्स्ट थी क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी एडजस्टमेंट थी, फर्स्ट एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी एडजस्टमेंट थी राइट योर प्रीपेड एक्सपेंस। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है राइट। दे आर नॉट एक्सपेंस बट दे आर असेट्स। वो एक्सपेंस नहीं है, वो असेट्स है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट्स करेंगे, ध्यान देना। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, एक्सपेंस के एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखो, थर्ड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई मुझे बोलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? इज इट असेट, इज इट लाइबिलिटी, इज इट एक्सपेंस और इज इट इनकम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? बोलो। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? लाइबिलिटी, गुड, दे आर लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और accrued expenses, accrued but not paid, accrued है, occurred है बट पेड नहीं हुए, occurred है बट पेड नहीं हुए, अभी तक पेड कहीं नहीं आपने। और एक्सपेंसेस पेएबल, अलग अलग नाम हो सकते हैं। होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो हमारा अकाउंटेंट होता है ना, वो गधा होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था। जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो गधा होता है। उसने राइट, उसने, ध्यान देना, उसमें राइट, उसने, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक्सपेंस पेड नहीं है उसकी एंट्री नहीं की होगी। एक्चुअली जो एक्सपेंस पेड हुए उनकी तो एंट्री आती है, और जो नहीं पेड किए उनकी भी एंट्री आती है, बिकॉज दे आर पेएबल। तो इसकी एंट्री लिख लेना, एक्सपेंसेस पेएबल की एंट्री क्या आती है? एंट्री आती है दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। It may be salary account debit, it may be wages account debit, rent account debit, electricity bill account debit, telephone bill account debit, expense account debit. अगर आप पेड करते हो टू कैश, अगर आप चेक देते हो टू बैंक, बट इफ यू डोंट पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यू एड इन एक्सपेंस, यू एड इन लायबिलिटी। आप एक्सपेंस इंक्रीज करते हो और उसको पेएबल दिखाते हो, यू से इट इज एक्सपेंस बट इट इज पेएबल। आप जब तक पेड नहीं करोगे लायबिलिटी रहेगी। सो यू बुक द एक्सपेंस, ध्यान देना। सो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की टैगलाइन?
ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की टैगलाइन ध्यान देना, इट इज एक्सपेंस बट पेएबल, इट इज एक्सपेंस expenses which are payable। ये एक्सपेंस होते हैं जो पे करने बाकी, मतलब दो चीज है, एक्सपेंस भी है और पेएबल भी है। ये एक्सपेंस भी है और पेएबल भी। एक्सपेंस है मतलब वो एक्सपेंस में ऐड करना होगा, पेएबल है मतलब वो लायबिलिटी में ऐड करेंगे, तो लिख लेना, राइट। उसके उसके इफेक्ट्स लिखेंगे। यस, फर्स्ट इफेक्ट फाइनल अकाउंट में दो इफेक्ट देने होंगे। फर्स्ट इफेक्ट लिखो, एवरीवन एड इन एक्सपेंस, एड इन एक्सपेंस मतलब डेबिट होता है। सेकंड, ये लायबिलिटी है, एड इन लायबिलिटी, एड इन लायबिलिटी, एकदम सिंपल। एक्सपेंस है जो लायबिलिटी में ऐड होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, एग्जाम्पल दिस इज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 20, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ध्यान देना, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट, ठीक है, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट लिखो, रेंट इनटू ब्रैकेट फॉर 10 months is 1 lakh, salary for 11 months rupees 2,20,000। देन ये दो चीज है, ध्यान देना इसका मतलब क्या है। ध्यान देना क्या इसका मतलब क्या है। देखो हमारा ईयर कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। योर ईयर इज ऑफ 12 months, रेंट 12 months का होना चाहिए। इफ आप 12 साल का आपका ईयर है तो रेंट कितने मंथ्स का होना चाहिए, 12 months का होना चाहिए। सो यू शुड हैव पेड रेंट ऑफ 12 months, यू शुड हैव पेड रेंट ऑफ 12 months, बट आपने खाली 10 months का ही पेड किया है। आपने 10 months का ही रेंट पेड किया। कितने मंथ्स का पेड किया, 10 months। 10 months का रेंट 1 लाख है। यू हैव पेड 1 लाख फॉर 10 months। पर मंथ कितना आ गया बोलो, पर मंथ कितना आ गया, कितने मंथ्स का पर मंथ रेंट कितना आ गया, टाइप करो। पर मंथ 1 lakh is for 10 months, that is 10,000 per month। If you use the premises for 1 month, you have to pay 10,000। So आप पूरे साल का रेंट कितना होना चाहिए, पूरे साल का होना कितना चाहिए। अगर 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल का होना कितना चाहिए बोलो। यस, 1,20,000। अगर एक मंथ का 10,000 आ रहा है तो पूरे साल का होना कितना चाहिए, 1,20,000। सो अगर ध्यान देना आपका साल भर का रेंट 1,20,000 होना चाहिए, एंड सपोज आपने एग्जाम्पल 1,30,000 पेड किया है। सपोज मान लो यूर रेंट फॉर द ईयर शुड बी 1,20,000, आपने साल भर में 1,20,000 पे करना चाहिए, बट आपने 1,30,000 पेड किया। इसका मतलब क्या हो गया, कोई बोलेगा मुझे, इसका मतलब क्या हो गया, यूर रेंट फॉर द ईयर 1,20,000 होना चाहिए और आपने सपोज 1,30,000 रेंट पेड किया है। इसका मतलब क्या हो गया, यूज कॉमन सेंस।
पेड करना है 1,20,000, आपने पेड किया है 1,30,000, तो इसका मतलब होगा 10,000 प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। सो 1,30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, 1,30,000 के एक्सपेंस में से 10,000 माइनस करेंगे और हम एक्सपेंस दिखाएंगे 1,20,000, हम एक्सपेंस दिखाएंगे 1,20,000 और 10,000 को किस में लेके जाएंगे, असेट में। मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का 10,000 इसी साल में पेड किया है, वो नेक्स्ट ईयर का है, वो असेट हो गया। सो इफ यू पेड मोर, जितना पे करना है उससे ज्यादा पे करते हो, वो प्रीपेड। ध्यान देना, पे करना है 1,20,000, आपने किया है 1,30,000, इफ यू पे मोर इट इज प्रीपेड। बट इस केस में आपने 1,00,000 ही पेड किया है। इसका मतलब क्या हो गया, इफ यू पे लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू पे, इसका मतलब क्या हो गया, कोई मुझे बोलेगा? यस, इसका मतलब क्या हो गया, लिखो, इसका मतलब क्या हो गया? $10,000, 20,000 पेएबल है, 20,000 पेएबल है। पे कितना करना है आपको, 1,20,000। पे कितना करना है, 1,20,000। पे करना है 1,20,000, आपने पेड किया है 1,00,000, मतलब 20,000 अभी भी पेएबल है। समझ में आ रहा है? आपने 1,00,000 की एंट्री डाली, इसकी एंट्री क्या डाली आपने, रेंट अकाउंट डेबिट। एग्जांपल, रेंट अकाउंट डेबिट आपने एंट्री डाली 1,00,000 टू कैश क्रेडिट 1,00,000, ये एंट्री आपने डाली। आप उस अकाउंटेंट को बोल रहे भाई अगर 10,000 पर मंथ रेंट है तो पूरे साल का रेंट कितना होना चाहिए, 1,20,000, तो एक्सपेंस होना कितना चाहिए, 1,20,000। पूरे साल का एक्सपेंस होता है ना, तो एक्सपेंस होना चाहिए 1,20,000। वो बोल रहा है सर हमने 1,00,000 ही पेड किया है, तो 1,00,000 की एंट्री आएगी। उसको समझाओ भाई, हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन आ गया, यू पेड 1,00,000, तूने रिकॉर्ड किया, बट 20,000 पेएबल भी है ना, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब उसको बोले एंट्री डालो, रेंट अकाउंट डेबिट 31 मार्च पे एंट्री डालने को बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, पहले का 1,00,000 डेबिट और 20,000 डेबिट, टोटल डेबिट होगा 1,20,000। टू, कैश तो नहीं लिख सकते बिकॉज पेड नहीं हुआ है, टू आउटस्टैंडिंग बिल। हम उसको एक एंट्री डालने को बोलेंगे, बोलेंगे पेड की एंट्री, ठीक है, पेबल की एंट्री डाल, मतलब एड इन एक्सपेंस 20,000, एड इन लायबिलिटी 20,000। समझ में? सो मैं क्या करूंगा, आई विल एड 20,000 इन द रेंट एक्सपेंस इन पी एंड एल डेबिट, रेंट पी एंड एल डेबिट में रहेगा, एंड आई विल एड 20,000 इन द लायबिलिटी। सेकंड, अब सैलरी के केस में कितना आउटस्टैंडिंग होगा, कोई मुझे बोलेगा आउटस्टैंडिंग कितना होगा सैलरी के केस में, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलो सैलरी के केस में, एवरीवन। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी होगी, व्हाट यू फील? ओके अनस, यश करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, भूमिका करेक्ट है, परफेक्ट। देखो, आपने जो सैलरी पेड की है वो टोटल सैलरी पेड इज 2,20,000, यहां पे लिखा इट इज फॉर 11 मंथ्स, सो सैलरी पेड इज 11 मंथ्स, फॉर 11 मंथ्स, 2,20,000 फॉर 11 मंथ्स, मतलब पर मंथ कितने आ गए, पर मंथ कितने आ गए बोलो, पर मंथ कितने आ गए, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 11, 20,000 पर मंथ की कितने आ गए, 20,000। So every month your salary is 20, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होनी चाहिए बोलो, अगर एक मंथ की सैलरी 20,000 है तो पूरे साल की कितनी होनी चाहिए, 20,000 एक मंथ की, तो पूरे साल की होनी चाहिए 2,40,000, तो वही हुआ है। योर सैलरी शुड बी 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, आपके पीएनएल में होना चाहिए 2,40,000, आपके पीएनएल में 2,40,000 होना चाहिए, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं 1 रुपए कम नहीं,
बिकॉज P&L 12 मंथ्स का होगा। P&L कितने मंथ्स का रहेगा? 12 मंथ्स का। मैचिंग कंसेप्ट, अगर 12 मंथ का बेनिफिट है, 12 मंथ के लिए लोगों ने काम किया है, 12 मंथ के लिए एम्प्लॉइज ने काम किया है, तो उनका एक्सपेंस भी 12 मंथ का होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट, इफ वी हैव रिसीव्ड द बेनिफिट फ्रॉम देम फॉर द 12 मंथ्स, तो एक्सपेंस भी 12 मंथ्स का होना चाहिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, योर एक्सपेंस इज 2,40,000, उसमें से आपने पेड किया है 2 लाख, सॉरी आपने पेड किया 2,20,000, यू हैव पेड 2,20,000, 2,40,000 में से यू हैव पेड 2,20,000, अकाउंटेंट ने एंट्री डाली, जितना पेड हुआ उसकी एंट्री डाली, उसने एंट्री डाली है सैलरी अकाउंट डेबिट, उसने एंट्री डाली है सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना? सैलरी अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू कैश, उसने एंट्री डाली है सैलरी अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू कैश, उसने एंट्री डाली। ये एंट्री करेक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रॉन्ग है, बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेएबल की भी एंट्री होती है। क्यों नहीं समझ में आता है? बिकॉज वो गधा है। वो कौन है? गधा। फाइनल अकाउंट्स में जिसने हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा, जिसने हमें एडजस्टमेंट दिया, वो गधा है। मतलब हमारे लिए एग्जामिनर गधा है, उसने हमें दिया होता है ना, हमें एंड बीइंग अकाउंटेंट हमें उसको ठीक करना है, हमें फाइनल अकाउंट्स करने। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, उसने पेमेंट की एंट्री डाली है, उसने पेमेंट की एंट्री डाली है, उसको ये समझो भाई, अगर मंथ की सैलरी 20,000 है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 2,40,000। तो तूने पेड कितना करना चाहिए सैलरी? 2,40,000। तूने 2,20,000 की है, मतलब 20,000। वो बोलेगा सर मार्च की सैलरी अप्रैल में पे करते, 1 मंथ लेट पे करते। उसको बोलेगा अगर तू बाद में पे करने वाला है तो एक एक्रूड है बट नॉट पेड है ना, एक्सपेंस है जो पे होना बाकी है, तो अब एंट्री डाल, पेएबल की एंट्री डाल, सैलरी अकाउंट डेबिट, आप उसको एंट्री डालने के बोलोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप उसको बोलोगे एंट्री डालो। मतलब आप क्या करने को बोलते हो उसको? ये तो एंट्री उसने डाली है, आप उसको ये एंट्री डालने को बोलोगे। मतलब यू विल आस्क हिम टू ऐड इन एक्सपेंस 20,000, ऐड इन लायबिलिटी 20,000। उसको बोलेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने पेड नहीं की ना, तो पेएबल है ना। एक्सपेंस पेड नहीं किया तो कैसे माइनस होने का सवाल नहीं, बट पेएबल है तो लायबिलिटी में क्या करो? ऐड करो। यू विल आस्क हिम टू ऐड द सेम इन द लायबिलिटी। ठीक है, तो अब इसको दिखाएंगे कैसे डालने का। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव पेड मोर, अगर आपने ज्यादा पेड किया है तो असेट, अगर आपने ज्यादा पेड किया तो असेट, अगर आपने कम पेड किया है तो लायबिलिटी। ध्यान देना ऑलवेज, अगर आपने ज्यादा पेड किया है तो प्रीपेड एक्सपेंस असेट, अगर आपने कम पेड किया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। सॉल्यूशन, यस, दिस इज योर बैलेंस शीट। दिस इज सपोज ट्रेडिंग एंड P&L, जितना जरूरत है उतने निकालो, ज्यादा नहीं। दिस इज ट्रेडिंग एंड P&L, आपके समझने के लिए। दिस इज योर बैलेंस शीट एंड दिस इज लायबिलिटी साइड। रेंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L के डेबिट पे आएगा 1 लाख, टू रेंट इनर कॉलम में 1 लाख, टू सैलरी इनर कॉलम में 2,20,000, 2,20,000। आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना कितना आउटस्टैंडिंग रेंट है? 2 मंथ्स का रेंट है फॉर 2 मंथ्स, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2 मंथ्स 20,000। Add in expense, expense paid is 1 lakh, expense payable is 1,20,000, total expense is 1,20,000। What is the total expense? Expense paid plus expense payable 1,20,000 the expense of the year, उस ईयर का एक्सपेंस 1,20,000 है, उसमें से कुछ पेड होगा, कुछ पेएबल हो सकता है, लायबिलिटी में ऐड होगा। डेबिट में ऐड हुआ है, डेबिट में ऐड हुआ है, एक्सपेंस में ऐड हुआ है, डेबिट है,
सेकंड इफेक्ट क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000, ठीक है। सैलरी 2,20,000 पेड है, 20,000 पेएबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 1 month, that is 20,000. 2,40,000. Add in expense, add in liability. लिखो, किसी का अब भी डाउट है तो पूछो, चलो जल्दी, मेक इट फास्ट। अगर आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेक इट फास्ट। सो 3 एडजस्टमेंट ध्यान देना, और एक लिस्ट करनी है, एक बाद में लिस्ट भी करनी है हमें, कहां पे तो ठीक से चाहे तो आप एक अलग से लिस्ट करो, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट ठीक से कर देना बाद में। सो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा, आई कैन शो यू। फाइनल अकाउंट का पेज नंबर क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट का 271 टू 332। They must have given you the adjustments in detail। देखो ये एडजस्टमेंट्स है, सबसे पहले वाली एडजस्टमेंट। नहीं नहीं, आपको एंट्री पास नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली प्लस माइनस लिखना है। एंट्री में आपको सिखा रहा हूं एंट्री का मतलब, ठीक है। एंट्री नहीं करनी है आपको, सॉल्व करते टाइम समझेंगे, ध्यान देना। एंट्री नहीं करनी है आपको, जो प्लस माइनस करते हो एक्चुअली एंट्री करते ये समझ में आना चाहिए बस। देखो क्लोजिंग स्टॉक ये एंट्री होती है, बट हमें एंट्री पास नहीं करनी है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, टू इफेक्ट्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे and shown as asset on right of the balance sheet, shown on asset side of the balance sheet, outstanding expense or unpaid expense, entry expense to outstanding expense, add in expense, add to particular expense on trading or profit and loss account। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करो, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करो, एंड दूसरा इफेक्ट क्या रहता है? लायबिलिटी में ऐड करो। Show on liability side of the balance sheet। Prepaid expense, prepaid expenses account debit to expense account ready entry है, less from the expense, मे बी अगर ट्रेडिंग से तो ट्रेडिंग से, अगर P&L से तो P&L से, एक्सपेंस से माइनस करो एंड शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये 3 हमने किए। देन यस आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4, एक्सपेंस के दो एडजस्टमेंट, एक्सपेंस के दो एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट आउट प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरी एडजस्टमेंट राइट आउटस्टैंडिंग। वैसे इनकम के भी दो एडजस्टमेंट्स होते हैं। पहले इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समटाइम्स यू रिसीव इनकम इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम। कोई मुझे
मुझे बोलेगा क्या कि ये जो प्री रिसीव्ड इनकम होता है या इनकम रिसीव्ड एडवांस होता है, वो इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, असेट होता है, लायबिलिटी होता है। प्री रिसीव्ड एडवांस क्या होता है? रिसीव्ड एडवांस क्या होता है? यस, एनीथिंग रिसीव्ड एडवांस इज अ लायबिलिटी, एनीथिंग पेड इन एडवांस असेट, एनीथिंग पेड इन एडवांस असेट, एनीथिंग रिसीव्ड एडवांस इज अ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है। बट हमारा अकाउंटेंट कौन होता है? गधा। हमारा अकाउंटेंट होता है गधा। उसने क्या किया होता है पता है? उसको ये नहीं समझ में आता है कि असेट क्या लायबिलिटी क्या। उसको पैसे मिले, वो एंट्री डालता है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट, वो एंट्री डालता है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। वो इनकम में ऐड किया होता है उसने, उस गधे ने इनकम में ऐड किया होता है। तो हम उसको बोलेंगे अरे भाई ये जो पैसा मिला है वो इनकम है ही नहीं, ये नेक्स्ट ईयर का पैसा आज ही मिला है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस ईयर की इनकम नहीं है, तुझे एडवांस में मिला है। इफ यू हैव रिसीव्ड एनीथिंग एडवांस, इट इज नॉट इनकम बट इट इज लायबिलिटी। तूने इनकम में ऐड किया है, ऐड करना था लायबिलिटी में, तो अब इनकम से माइनस कर और लायबिलिटी में ऐड कर। तो लिखो यहां पे, इसकी टैगलाइन लिख लेना, रिसीव्ड एडवांस इज नॉट इनकम, वो इनकम नहीं होती, नॉट इनकम बट लायबिलिटी। ये इनकम नहीं होती, लायबिलिटी होती है। इट इज नॉट इनकम बट लायबिलिटी, ध्यान देना, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, ध्यान देना। यस, इसकी एंट्री आती है, इनकम क्रेडिट होता है, राइट? इनकम क्रेडिट होता है, इनकम को कम करना है, इनकम को कम करना है, तो इनकम को डेबिट किया जाएगा, इनकम अकाउंट डेबिट। इनकम से माइनस करना है, इनकम क्रेडिट, अगर उसको कम करना है तो उसको रिवर्स किया जाएगा, डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम, लायबिलिटी। लायबिलिटी में ऐड करना है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, प्री रिसीव्ड इनकम। सो आपकी एंट्री क्या आ गई? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम। आपको कोई एंट्री नहीं पूछेगा बट पता होनी चाहिए। इनकम से माइनस करना है, इनकम क्रेडिट, माइनस करना है मतलब डेबिट, उल्टा। लायबिलिटी में ऐड करना है मतलब क्रेडिट करना है, सो प्री रिसीव्ड इनकम। इफेक्ट नंबर 1, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम। इनकम पीएनएल के क्रेडिट पे रहते, पीएनएल के क्रेडिट पे रहते, वहां से माइनस मतलब डेबिट हो गया। इनकम से माइनस करना है मतलब डेबिट। सेकंड, ऐड इन लायबिलिटी, नॉट इनकम, इनकम से माइनस करो, बट लायबिलिटी, लायबिलिटी में ऐड करो। मतलब ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट ईयर की इनकम इसी साल में मिली है, नेक्स्ट ईयर की इनकम इसी साल में मिली है, तो हम बोलते हैं तो इनकम नहीं तो लायबिलिटी है, और नेक्स्ट ईयर में हम उसको इनकम बोलेंगे। आज हमने क्या किया? इनकम से निकाल के लायबिलिटी में लेके गए। करंट ईयर में हमने इनकम से निकाल के लायबिलिटी में लेके गए, नेक्स्ट ईयर में लायबिलिटी से निकाल के कहां पे लेके जाओगे? इनकम में। तो ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो हमें इस ईयर की इनकम से उसको पुश करना है नेक्स्ट ईयर के इनकम में। ध्यान देना, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस ईयर में आई है, तो हमें इस ईयर की इनकम से पुश करना है नेक्स्ट ईयर की इनकम में। बट इनकम अकाउंट पुश नहीं होते, एक्सपेंस अकाउंट पुश नहीं होते, वो क्लोज होते हैं। तो इनकम से लेके गए लायबिलिटी में, आज बोला लायबिलिटी, और फिर उसी लायबिलिटी को नेक्स्ट ईयर में क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। उसी लायबिलिटी को नेक्स्ट ईयर में क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। ऐसे घुमा के लेके जाते हो, समझ में आ रहा है? सो एनीथिंग पेड इन एडवांस, एनीथिंग पेड इन एडवांस, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, इसी ईयर में दिखाया है। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस इसी ईयर में एक्सपेंस दिखाया, तो इस ईयर के एक्सपेंस उसको नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में लेके जाना है, तो असेट के थ्रू लेके गए। एनीथिंग रिसीव्ड एडवांस, नेक्स्ट ईयर की इनकम इसी ईयर में मिली है, नेक्स्ट ईयर की इनकम इसी ईयर में रिसीव्ड है। पैसा आता है तो लक्ष्मी को कभी नहीं नहीं बोलना लेने का, पैसा आता है तो ले लो, बट उसको इनकम नहीं दिखाना चाहिए था, उसको लायबिलिटी दिखाना चाहिए था। अपने गधे ने उसको इनकम दिखा दिया, तो हम इनकम से निकालेंगे, करंट ईयर की इनकम से निकालेंगे, लायबिलिटी दिखाएंगे, और नेक्स्ट ईयर में उसी लायबिलिटी को
किस में कन्वर्ट करेंगे? इनकम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट इस एडजस्टमेंट में? एनीवन हैज डाउट इन दिस एडजस्टमेंट? ये एडजस्टमेंट 12th की सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एडजस्टमेंट पर। सब्सक्रिप्शन की एक एडजस्टमेंट होती है, उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट चैप्टर है 12th में, उसमें इस एडजस्टमेंट का सबसे ज्यादा यूज होता है। गुड। द लास्ट इनकम की लास्ट एडजस्टमेंट 5th। जैसे इनकम पहले मिल सकती है, जैसे देखो एक्सपेंस पहले पेड करोगे प्रीपेड, पे ही नहीं करोगे पेएबल। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दो चीजें बराबर। वैसे ही लायबिलिटी, वैसे ही देखो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेएबल, इनकम रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीवेबल। लिखो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम और राइट accrued but not received, but not received, received नहीं हुई है, receivable items और और एक सेकंड और लिख लेना, लिख लेना क्या लिख रहा हमने? इनकम हमने क्या लिखा अभी तक? आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, और इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीवेबल। लिखो और इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीवेबल, ठीक है, और इनकम रिसीवेबल। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना। लास्ट की एडजस्टमेंट है, आईपैड शायद से स्विच ऑफ हुआ होगा। ठीक है, सो ध्यान देना, मैं लास्ट एडजस्टमेंट यहां पे लिख रहा हूं। आज की लास्ट एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। हमने लिखा आउटस्टैंडिंग इनकम और accrued but not received और accrued but not received और receivable, right, income receivable। कोई इसकी टैगलाइन बोलेगा क्या? टैगलाइन बोलेगा कोई? जैसे मैंने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बोला एक्सपेंस बट पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस का बोला नॉट एक्सपेंस बट असेट, इनकम रिसीव्ड एडवांस का बोला नॉट इनकम बट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इनकम और राइट इनकम रिसीवेबल का कोई टैगलाइन बोलेगा? व्हाट यू फील? इनकम बट रिसीवेबल, इट्स इनकम बट विच इज रिसीवेबल। मतलब हमारे गधे ने क्या किया होता है, उसने जो इनकम रिसीव्ड है उसको इनकम दिखाया होता है, जो रिसीवेबल है उसकी एंट्री नहीं डाली होती, उसने पेएबल की एंट्री नहीं डाली होती, उसने रिसीवेबल की एंट्री डाली होती। ये हमेशा हम मानते हैं कि हमारा अकाउंटेंट गधा है, उसने रिसीवेबल की एंड पेएबल की क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं डाली होती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसे भी कोई कंसेप्ट है जिसके थ्रू इनकम रिसीवेबल हो सकती है या इनकम पेएबल हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई यू आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इट, यू आर इंटाइटल्ड, ये तेरा राइट है, ये तेरी असेट है। वो बोलेगा लेकिन सर पैसे नहीं मिले। अरे वो रिसीवेबल दिखाना, बाद में आएंगे। लाइक क्रेडिट सेल, आप सेल करते हो और रिसीवेबल दिखाते हो, डेटर इनकम दिखा के असेट दिखाते हो, वैसे इसको भी वही करना है, इनकम दिखा के असेट। इसकी टैगलाइन लिख लेना,
ठीक है, इसकी टैगलाइन लिख लेना, इनकम विच इज रिसीवेबल, इनकम विच इज रिसीवेबल, इनकम है जो रिसीवेबल है, मतलब एड इन इनकम, एड इन असेट, एड इन इनकम, एड इन असेट, इसकी एंट्री लिख लेना, इनकम में ऐड करना है तो क्रेडिट टू इनकम, इनकम क्रेडिट होती है, उसमें ऐड करना है तो क्रेडिट करो टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट, और असेट में ऐड करना है तो डेबिट होगा आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट। सो असेट में ऐड करना है मतलब डेबिट, इनकम में ऐड करना है मतलब क्रेडिट, ठीक है, यहां पे लिखा जाएगा, एवरीवन हैज टू राइट, ठीक है। इफेक्ट 1, एड इन इनकम, इनकम है, एड इन इनकम, एड इन इनकम मतलब ही क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट, एड इन असेट, एड इन असेट डेबिट, दो इफेक्ट हो गए। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट है, इनकम है जो रिसीवेबल है, इनकम है तो इनकम ऐड करो, रिसीवेबल है तो असेट में ऐड करो, इनकम एंड रिसीवेबल, नाम है इनकम रिसीवेबल, तो इनकम ऐड करो, रिसीवेबल में ऐड करो, ठीक है। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट किया, आई विल रिवाइज, ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान देना, याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, बच्चों को एडजस्टमेंट ही नहीं आते। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट, एड सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, एंड सेकंड इफेक्ट एड इन असेट, ट्रेडिंग को क्रेडिट करके, मतलब क्रेडिट हो गया तो डेबिट करना है तो असेट में ऐड करो। सेकंड, सेकंड हमने किया, कौन सा किया सेकंड हमने, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेंस बट असेट, वो एक्सपेंस नहीं होते, वो असेट होते हैं। हमारे गधे ने पेड हो गया तो एक्सपेंस दिखाता है, पेड हो गया एक्सपेंस दिखाता है, रिसीव्ड हो गया इनकम दिखाता है, गधा होता है अपना अकाउंट। पेड किया उसने एक्सपेंस दिखाया, देख तो इस साल का है, नेक्स्ट ईयर का, गालियां दो उसको। पेड किया तो एक्सपेंस दिखाता है, बट उसको ये समझ में आया अगर नेक्स्ट ईयर का तो प्रीपेड दिखाना चाहिए, असेट दिखाना चाहिए, उस गधे ने दिखाया होता है एक्सपेंस, हम उसको एक्सपेंस से निकाल के असेट में लेके जाएंगे, लेस फ्रॉम, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से माइनस करेंगे, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट डेबिट से माइनस करेंगे। डेबिट से माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट, डेबिट से माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट डेबिट का देना होगा, असेट में ऐड करेंगे, एड इन असेट। थर्ड, थर्ड, थर्ड का क्या ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारे गधे ने पेड नहीं किया तो रिकॉर्ड नहीं करता, रिसीव नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करता, उसको कंसेप्ट नहीं समझ में आती, पेएबल रिसीवेबल। एक तो वो गधा है क्योंकि जो भी पेड किया उसको एक्सपेंस दिखाता है, जो भी रिसीव किया उसको इनकम दिखाता है, दिस इज फर्स्ट गधा, मतलब इस काइंड का गधा है। दूसरा, अगर पेड नहीं किया तो एंट्री नहीं डालता है, रिसीव्ड नहीं किया तो एंट्री नहीं डालता है, तो हम उसको बोलेंगे अरे भाई एक्सपेंसेस पेएबल है, एक्सपेंसेस पेएबल है, इस ईयर के एक्सपेंस है जो नेक्स्ट ईयर में पेड होंगे, इस ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में पेड होंगे, तो इस ईयर के एंड में वो लायबिलिटी है ना, तो अगर इस ईयर के एक्सपेंस इस ईयर के एक्सपेंस में नहीं लोगे तो प्रॉफिट गलत जाएगा, भले ही नेक्स्ट ईयर में पेड होने दो, पेड कब हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इस ईयर का तो इस ईयर के एक्सपेंस में आना चाहिए। तो इस ईयर के एक्सपेंस जो शायद से नेक्स्ट ईयर में पेड होंगे, पेएबल है, नेक्स्ट ईयर में पेड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब भी तो उसको लायबिलिटी तो दिखा, तो हम क्या करेंगे, एड इन एक्सपेंस एंड एड इन लायबिलिटी, एड इन एक्सपेंस एंड एड इन लायबिलिटी।
हम उसको एक्सपेंस में ऐड करके लायबिलिटी में ऐड करेंगे और नेक्स्ट ईयर में वो लायबिलिटी पे करेंगे। नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होने वाला है ना, इस ईयर में हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होने वाला है, तो आज हम उसको लायबिलिटी बोलेंगे और नेक्स्ट ईयर में उस लायबिलिटी का पेमेंट होगा। एक्सपेंस का पेमेंट नहीं होगा, लायबिलिटी का पेमेंट होगा। देन मतलब आज एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, इस ईयर में एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, नेक्स्ट ईयर में एंट्री आएगी सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी टू कैश नहीं एंट्री आएगी, जब ये सैलरी पेएबल पेड होगी तब एंट्री आएगी सैलरी पेएबल टू कैश। नंबर 4, ठीक है। नंबर 4, प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम और रिसीव्ड इन एडवांस। इस गधे ने फिर से गलती की, क्या? जो भी मिला इनकम दिखाता चलता है, जो भी मिला इनकम। इस ईयर का इनकम है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेक्स्ट ईयर का इस ईयर में मिला, इस ईयर का इस ईयर में मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकम ही है। नेक्स्ट ईयर का पैसा किसी ने एडवांस में दिया, उसको भी इनकम बोलता है। अरे गधे, वो नेक्स्ट ईयर का है ना, तो नेक्स्ट ईयर के इनकम में आना चाहिए, तो इस ईयर के इनकम में क्यों ले रहा है? तो हम उसको बोलेंगे तू गलत कर रहा है भाई, दिस अमाउंट, दिस इनकम बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। जो भले तुझे इस साल में मिली, तो पैसे लेने से मैंने नहीं बोल रहा तुझे, तू ले पैसा, बट अगर वो नेक्स्ट ईयर का है तो उसको लायबिलिटी दिखा, उसको इनकम क्यों दिखा रहा है गधे? हम उसको इनकम से निकाल के लायबिलिटी में ऐड करेंगे, राइट? इट इज नॉट इनकम, सो लेस फ्रॉम इनकम, इनकम से निकालेंगे इनकम एंड उसको लायबिलिटी में लेंगे, ऐड इन लायबिलिटी। और नेक्स्ट ईयर में फिर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में इसी लायबिलिटी को बाद में हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इनकम में कन्वर्ट करेंगे। इसी लायबिलिटी को नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर के P&L में आना चाहिए, नेक्स्ट ईयर की इनकम में आना चाहिए। तो हम इस ईयर के इनकम से निकालेंगे, लायबिलिटी दिखाएंगे और उसी लायबिलिटी को नेक्स्ट ईयर में इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। आगे 5 ये लास्ट एडजस्टमेंट हमने आज की, आउटस्टैंडिंग इनकम। वही गधा गलती करता है, इनकम रिसीव्ड है तो एंट्री डालता है, जो रिसीवेबल है उसकी एंट्री नहीं डालता। तो मैं उसको बोलता है भाई, अगर इस ईयर की इनकम है तो इस ईयर में रिकॉर्ड करना। वो बोलता है सर रिसीव नहीं हुआ तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? अरे भाई उसको रिसीवेबल के रिकॉर्ड कर। बोलता है सर नेक्स्ट ईयर में आएगा पैसा। अरे नेक्स्ट ईयर में आएगा तब रिसीवेबल रिसीव हुआ दिखाना। अगर इस ईयर में क्रेडिट सेल होता है, इस ईयर में क्रेडिट सेल होता है, तो एंट्री क्या आती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या आती है? जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो, डेटर टू सेल। एंड जब डेटर पैसा देता है तो एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। यू डोंट से कैश टू सेल्स। जब डेटर पैसा देगा तब एंट्री आएगी कैश टू डेटर। तो आज उसको असेट दिखा और कल असेट से पैसा आया ऐसे दिखा। वही हम उसको बोल रहे हैं, जैसे क्रेडिट सेल को तू एड इन इनकम, एड इन एसेट करता है, तू बोलता है ये इनकम है और असेट में ऐड करता है डेटर्स में। सिमिलरली इसी इनकम को भी वही कर। तो हमें इनकम में ऐड करना होगा, ऐड इन इनकम। डेबिट क्रेडिट होगा, इनकम ऐड करना मतलब क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट रहेगा, ऐड इन एसेट। और नेक्स्ट मतलब आज हम एंट्री डालेंगे, सपोज एग्जांपल कमीशन रिसीवेबल है, तो एंट्री आएगी आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। आज एंट्री आएगी इन कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। और नेक्स्ट ईयर में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल। ये तो रिसीवेबल दिखा है वो रिसीव्ड होगा, ठीक है। सो उसको हमें रेक्टिफाई करना है। सो आज हमने ओवरऑल अभी तक हमने 5 एडजस्टमेंट किए, ठीक है। आपको इनको बाय हार्ट करना है और मैं उसके पीछे लॉजिक समझा रहा हूं, ध्यान देना, मैं उनके पीछे लॉजिक समझा रहा हूं। अगर एडजस्टमेंट देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एडजस्टमेंट लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी। सो जैसे एग्जांपल हम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में टेबल्स याद रखते थे, इफ यू रिमेंबर, मतलब हम बाय हार्ट करते थे 30th टेबल तक। सिमिलरली ये भी चीज वही है, कितने 15 20 25 एडजस्टमेंट्स होंगे और हर एडजस्ट के पीछे लॉजिक है। अगर वो लॉजिक समझेगा तो अपने आप याद आता है। यू मस्ट नो द इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स in a such a way that debit equal to credit, in a such a way that debit is always equal to credit, ठीक है।
किसी के डाउट है अभी तक? एनीवन हैज डाउट? कल का और आज का लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है, करता हूँ। कल का और आज का लेक्चर नहीं, कल मतलब परसों का और आज का लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है। थोड़े देखो, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे मास्टर की होनी चाहिए। कौन कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है? दूसरा, और एडजस्टमेंट पे मास्टर की होनी चाहिए, ठीक है। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, राइट। आई डोंट नो अबाउट योर मैथ्स लेक्चर, आपका मैथ्स का लेक्चर भी आज, और इवनिंग में हमारा फाउंडेशन का लेक्चर। थैंक यू।